एक गांव में धनी नाम का सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। गरीब किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने तरह तरह की शर्तें रखकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। देखो छुट्टन, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते रहते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। पर मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरी हो जाती है। सच कहते हैं सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इन जाहिल गांव वालों को मैं ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास लल्लन नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ महीनों के लिए अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम लल्लन है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। हाँ ठीक है लल्लन, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है मालिक, बताइए क्या शर्त है आपकी? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 6 महीने बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है? सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। खेत से जमीन की कागजी कार्रवाई के बाद लल्लन वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए वो खेत में पहुंच जाता है। चलो, जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। लल्लन दिन और रात एक एक करके कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद खेतों में फसल लहलहाने लगती है। मंगरू अब उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आज ये फसल सेठ ले जाएगा तो कुछ हिस्सा मेरे भाग में आ ही जाएगा। उससे मेरा घर कुछ दिनों तक चल जाएगा। लल्लन की फसल की कटाई की बात सेठ धनी के कानों तक पहुंची। अगे सेठ जी, सुनते हो क्या? मैंने सुना है आज लल्लन अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस बार लल्लन की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि लल्लन आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे लल्लन, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। बहुत मेहनत करने के बाद ही इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी कर दी है। अरे तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने दिन रात एक करके इस खेत पर मेहनत की है। ज्यादा मत बोल लल्लन, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। मेरी शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल ताकि मैं यहां से चलूं। मुझे अभी बहुत काम है। तेरी वजह से मेरा काफी नुकसान हो रहा है, अब जल्दी कर। ये कहकर सेठ लल्लन से सारी फसल ले जाता है और लल्लन के लिए केवल 2-3 बोरी ही छोड़ देता है। ये देखकर लल्लन उदास हो जाता है। हे भगवान जी, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हिस्से में आई है। धिक्कार है ऐसी मेहनत और जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? हे कान्हा, कब मेरी अपनी जमीन होगी?
लल्लन इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद लल्लन की बेटी, जो शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया था, वो वापस गांव आ जाती है। गांव आने पर जब उसने घर का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे घर और गांव का ये हाल क्यों है? यहाँ के सभी लोग दुखी और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटी, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ धनी जैसे लोग किसानों की मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं, पर फल सेठ धनी जैसे लोग ले जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे मरते हैं। किसानों की यही परिस्थिति देखकर वैशाली बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाती है। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और नहीं चलेगी। अब मैं खेती करूंगी और उस लालची धनी को उसी की शर्तों से उसकी चालाकी का जवाब दूंगी। अगले ही दिन वैशाली सेठ धनी के घर पहुंच जाती है। कहो वैशाली, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगी। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है भाई, क्या बात है? अब तुम खेती करोगी? जाओ अभी तुम्हारे अंदर इतना भी दम नहीं है बच्ची। वैसे भी पढ़े लिखे लड़की को खेती करनी नहीं चाहिए। वैसे भी तुम लड़की हो, पहले चूल्हा जलना सीख लो, फिर खेती करना। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ी लिखी जरूर हूँ, पर हूँ तो एक गरीब किसान की बेटी ही ना। खेती करना मेरा धर्म है। चलो ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल कामकाज क्या रह गया? सभी लोग पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार, और आज के बेटियां बेटों से कम है क्या? अगर तुम में दम है तो ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले तुम मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो लड़की। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। ये तो एक लड़की है। इस बार इसे ऐसी शर्त बताऊंगा कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता लल्लन धान की फसल लगाता है, तो ये लड़की भी धान ही लगाएगी। अच्छा वैशाली सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारी होगी। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब ऐसा ही होगी। अगले ही दिन से वैशाली अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। वैशाली ने धान के बदले मूली की फसल लगाई और कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। अब वैशाली अपने खेतों से गाजर निकालने लगी। फसल की खबर सुनते ही सेठ धनी वैशाली के पास पहुंच जाता है। अरे वैशाली, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधी फसल तुम्हारी। सेठ जी, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। आधा आपका और आधी फसल मेरी। और आपने ये भी कहा थी कि नीचे का हिस्सा मेरी और फसल का ऊपरी हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो होशियारी कर दी। ये धान की फसल नहीं है, ये तो मूली की फसल है। अरे ये क्या है? इस बार तुमने मूली उगाई है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोची इस बार मूली की फसल लगा लेती हूँ। पर अब मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे मूल्य तुम ले रही हो। ये आपकी ही शर्त है सेठ जी, आपने ही बताई थी, और अब आप अपनी ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानती सेठ जी, आप अपना हिस्सा ले जाइए। इस तरह वैशाली ने होशियारी दिखाती हुए चालाक और निकम्मे सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो सारे मूली लेकर घर चली गई और घास फूस सेठ के हिस्से में छोड़ गई। वहीं दूसरी ओर सेठ का मुंह फटा का फटा रह गया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने आपके सामने तो क्या, पीछे भी होशियारी करने की हिम्मत नहीं की, और ये वैशाली की बच्ची आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गई। अरे वो लड़की मुझे क्या बेवकूफ बनाएगी? आने दो उसे। इस बार तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझे दोबारा उलझाने की कोशिश नहीं करेगी। कुछ दिन के बाद वैशाली दोबारा सेठ के घर आती है। कैसे हो सेठ जी? कहो वैशाली, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन वापस ठेके पर चाहिए सेठ जी। तो मेरी इस बार की भी शर्त सुन लो लड़की। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरी होगी। बताओ,
तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरी ही होगी। इस तरह वैशाली सेठ से बात करने के बाद घर आ जाती है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में लग जाती है। वैशाली इस बार धान की फसल लगाती है और कुछ महीनों बाद वैशाली की फसल काफी अच्छी होती है। अरे वाह, इस बार धान की फसल खूब अच्छी हुई है। आने दो उस चालाक सेठ को, इस बार उसे अच्छे से मजा चखाऊंगी। कुछ दिन बाद सेठ वैशाली के पास आता है। जैसे ही सेठ धान के खेत के पास पहुंचा, ये सब देखकर वो पूरी तरह से हैरान और गुस्से से पागल सा हो गया। अरे ये क्या? इस वैशाली की बच्ची ने तो इस बार धान की फसल लगाई है। ये लड़की जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकली। हम इसका कुछ तो करना पड़ेगा। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने धान की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरी होगी और निचला हिस्सा आपका होगा। जिस तरह वैशाली ने अपनी होशियारी से सेठ धनी को दोबारा बेवकूफ बना लिया और सेठ का फिर से पोपट हो गया। ये सब देखकर सेठ को काफी गुस्सा आया। आगे मालिक, इस लड़की का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को इसने फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं उसे एक साधारण लड़की ही समझ रहा था, पर उस लड़की ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो, इस बार मैं उसे बताता हूं कि सेठ धनी किसे कहते हैं। वैशाली ने अपने पिताजी के साथ धान की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आई। उस फसल का कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। वैशाली और उसका पिता लल्लन दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो आज उस चालाक सेठ से दोबारा मुलाकात करती हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाती हूँ। देखता हूँ इस बार शर्त में कौन सी कुटिल चाल चलता है। इस तरह वैशाली उस चालाक सेठ के पास फिर से पहुंच जाती है। अच्छा, तुम मुझसे मिलने फिर से आ गई। अब क्या खेल खेलना चाहती हो मुझसे? देखो लड़की, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मुझे कोई होशियारी नहीं आती सेठ जी, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ। होशियार तो आप लोग होते हैं जो गांव के लोगों की मेहनत और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अपनी जीवा पर काबू रखकर बात कर लड़की। तू क्या बक रही है? तुझे पता भी है? तू जिस काम के लिए आई है वही बात कर। यहाँ तेरे जैसे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझती है ना लड़की। चल, अब इस बार फसल का नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरी होगी। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, मैंने आपकी हर शर्त मानी है, तो ये भी मानोगी ही सेठ जी। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर वैशाली वहां से चला जाती है। वैशाली फिर से खेती की तैयारी में लग जाती है और इस बार वो मक्के की फसल लगाती है। इस बार खेत में कौन सी फसल लगाई है बेटी? पिताजी, इस बार मैंने मक्के की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है, इस बार भी मुनाफा अच्छी होगी। बहुत अच्छी बात है बेटी, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। मेहनत और समझदारी साथ हो तो कोई भी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। कुछ दिनों बाद चालाक सेठ और सेठ का चेला छुट्टन दोनों फिर से वैशाली के पास आने लगे। सेठ जी, इस बार वैशाली का दिमाग चकरा जाएगी। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है। फसल का ऊपर का हिस्सा भी आपका और फसल का नीचे का हिस्सा भी आपका। बिल्कुल सही कहा छुट्टन। इस बार मैंने अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल किया है। ऐसा तीर छोड़ा है जिससे उस लड़की वैशाली के लिए बचना बहुत मुश्किल है। अब देखता हूँ इस बार। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वे खेत पर पहुंचते हैं, सेठ जी, ये वैशाली तो आपकी सोच का भी मान निकली। जरा देखिए इस बार कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या? ये तो मक्के की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उस वैशाली लड़की की होगी। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी घास भूसी आएगी। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान की बेटी की दिमाग को।
अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? वैसे आप दोनों क्या चर्चा कर रहे हो, जरा मुझे भी बताइए। अच्छा लड़की, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगी सेठ जी? आप तो पूरे गांव को बेवकूफ बनाते हो। देखिए सेठ जी, इस बार मैंने मक्के की फसल लगाई है, पर आपकी शर्त के मुताबिक फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरी। अबे ओए किसान के बच्ची, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की हिम्मत मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप हैं। ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओए छुट्टन, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमसे लड़ने की हिम्मत की है और इस लड़की ने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे समझ आ गई है, अब से किसी भी किसान को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा और सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वो सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान बहुत मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो ना तो अच्छे कपड़े पहन पाते हैं और ना ही चैन से रोटी खा पाती है,